हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्निंग सेंटर ऑनलाइन। आज हम इस टॉपिक में हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो सिविक्स क्लास 10th का चैप्टर है पावर शेयरिंग, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि इससे जुड़ी हुई जानकारी को लेंगे। ठीक है। और ये जो लेक्चर आपका बनेगा, ये लेक्चर दो पार्ट में बनेगा। पहले पार्ट में हम आधा कवर करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में आधा कवर करेंगे। ठीक है। तो इसमें आप कनेक्ट रहिएगा और ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने का काम करेगा। तो और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर पे मिल जाएगी, जिससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पावर शेयरिंग इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम बात करते हैं इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में, ओवरऑल वर्ल्ड में बात करते हैं, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और इस डाइवर्सिटी को अच्छे से चलाने के लिए, एक अच्छा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि हम यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकते हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के थ्रू। ठीक है। तो इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि बात पावर शेयरिंग की अगर हम करते हैं, तो अगर पावर को अगर अच्छे से शेयर किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी होती है वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनती है। और अगर पावर को नहीं शेयर किया जा सकता तो जिससे बहुत न्यूमरस टाइप्स की प्रॉब्लम भी राइज हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो स्टोरीज यहाँ पे दी गई हैं, श्रीलंका की और बेल्जियम की। श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी के थ्रू हम यहाँ समझ पाएंगे कि अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो चलिए फिर इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग में जो पहले ही बताया था कि यहाँ पे दो स्टोरी के थ्रू स्टार्ट होता है। ये जो चैप्टर है, पहला स्टोरी बताता है बेल्जियम की और दूसरा बताता है श्रीलंका की। अब आपकी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग ये है कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को मिक्स्ड कर दिया गया है, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, इस पीडीएफ में बेल्जियम की स्टोरी को अलग कर दिया है और श्रीलंका की स्टोरी को अलग कर दिया है। और इस स्टोरीज के थ्रू आप समझ पाएंगे कि जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के लिए। ठीक है। और बेल्जियम में कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है और इन सब चीज़ को ठीक करने के लिए वो क्या क्या काम करते हैं, इन सब चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं बेल्जियम की। तो ये क्या है, आपका बेल्जियम का मैप है। ठीक है। ये आपका बेल्जियम का मैप है। ठीक है। ये आपका मैप है। ठीक है। ये विजिबल नहीं हो रहा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। ये क्या है, आपका मैप है। किसका है, बेल्जियम का। और इस मैप के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि अगर हम वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस की बात करते हैं, अगर वहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जा रही थी, तो इस मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं। इस मैप में आप ये देख रहे होंगे कि ये जो बेल्जियम है, ये बेल्जियम क्या है, ये पूरा बेल्जियम का मैप है। ये बताने का काम करता है कि अगर हम बेल्जियम के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो बेल्जियम के स्ट्रक्चर में ये देखते हैं कि बेल्जियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में कैसे, कि पहला पार्ट जो है ऊपर वाला, जो आपको ये इस कलर का दिख रहा है, ठीक है, येलो कलर का दिख रहा है, ये बताने का काम करता है कि बेल्जियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक यहाँ पे जिसको हम जिसको बोलते हैं फिल्मिस रीजन। ठीक, मतलब फिल्मिस एरिया बोलते हैं। ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को फिल्मिस बोला गया। ठीक है। और नीचे वाले जो ये कलर है, रेड कलर का है, ठीक है, रेडिश कलर है जो भी है, और इसको बोला गया वलोनिया रीजन। तो ये देखा गया कि अगर इस ज्योग्राफी की बात करते हैं, मतलब कि इस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ऊपर वाले पार्ट को फिल्मिस बोला गया, नीचे वाले पार्ट को वोलोनिया रीजन बोला गया। ठीक है। याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं कि ऊपर वाला फिल्मिस है, नीचे वाला वोलोनिया है। तो इससे फिल्मिस अगर याद रखें, तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो एफ पहले आता है एज कंपेयर टू डब्ल्यू। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं फिल्मिस रीजन की, अगर हम बात करते हैं वोलोनिया रीजन की, तो फिल्मिस एरिया में जो था वो डच स्पीकिंग एरिया रहते थे, जिसकी पॉपुलेशन कितनी थी, 59% थी। मतलब कि फिल्मिस वाले एरिया में, ये वाले ऊपर वाले एरिया में 59% जो डच स्पीकिंग पीपल्स रहा करते थे। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं वेलोनिया रीजन में, तो वेलोनिया रीजन में 40% क्या थे, फ्रेंच स्पीकिंग रहते थे। ठीक है। तो फ्रेंच स्पीकिंग क्या थे, 40% थे, और डच स्पीकिंग कितने थे, 59% थे। तो जिसमें यह देखा गया कि अगर हम कंट्री वाइज की बात करते हैं, तो इस कंट्री में पार्ट को क्या किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिवाइड किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग
यहाँ पे अगर कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में ये देखा गया कि फिल्मीस रीजन जो है वहाँ पे डच स्पीकिंग लैंग्वेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वोलोनिया रीजन फ्रेंच स्पीकिंग। तो यहाँ पे ये देखा गया कि अब हर एक जो कंट्री होती है उसकी एक कैपिटल होती है। तो इसी तरह कैपिटल है ब्रसल्स। ब्रसल्स क्या है? कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? ये है बेल्जियम की। और यहाँ पे क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट रहता है। किसके अपोजिट? मतलब कि यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज ज़्यादा रहती है और यहाँ पे डच स्पीकिंग, ठीक है, कम रहती है। अब चलिए थोड़ा ये तो बता दिया हूँ कि कंडीशंस क्या थी वहाँ के बेल्जियम में। अगर हम देखते हैं वहाँ की कम्युनिटीज़ को, अगर हम देखते हैं रीजन्स को देखते हैं, तो उस एरिया में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स कैसे रहते थे ये हमने आपको बताया। अब थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं कि बेल्जियम क्या है। बेल्जियम क्या है? एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट पे एग्जिस्ट है, ठीक है। ये बहुत स्मॉल एरिया है, जैसे हमारे स्टेट का हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा जो हमारे सॉरी कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री के जो स्टेट है हरियाणा, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसी तरह है, उतने ही एरिया में, ठीक है। और इसके बॉर्डर कंट्री की बात करते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। तो ये पहला है नीदरलैंड, दूसरा है जर्मनी और लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये कंट्री क्या करती हैं? बेल्जियम के साथ बॉर्डर को शेयर करती हैं। तो इसकी पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम पॉपुलेशन थी, 1 करोड़ थी, ठीक है। मतलब 1 करोड़ कहने का मतलब ये है कि वहां की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, ये हरियाणा के पॉपुलेशन की आधी थी, ठीक है, हाफ ऑफ द हरियाणा, ठीक है। आगे हम श्रीलंका की स्टोरी में फिर से हरियाणा को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि हरियाणा की पॉपुलेशन तो 2 करोड़ है, तो श्रीलंका में भी वैसे थी। खैर, उसमें हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो बेल्जियम का था, ये पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स अगर हम बात करते हैं, कम्युनिटीज़ का जो सेग्रीगेशन किया गया, कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती थी, वो ऐसे रहा करती थी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी बेल्जियम की यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना हुआ था। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जब वहाँ पे ये देखा गया कि अब क्या होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रॉब्लम किस बात की बढ़ जाती है? क्योंकि भाई वो होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। कैसे? कह रहे हैं कि द माइनॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अगर हम बात करते फ्रेंच स्पीकिंग, कैपिटल में ज़्यादा थी ना, हमने आपको बताया था कि कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थी। अब वो क्या होती है? रिच होती है। क्या होती है? रिच होती है और पावरफुल भी होती है। कौन? फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज। फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं डच स्पीकिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में रिच होती है, पावरफुल होती है, जिसकी वजह से जो भी उनका डेवलपमेंट होता था वो जल्दी हो जाता था एज कंपेयर टू जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज वहां पे रहती थी। तो प्रॉब्लम्स में अगर हम बात करते हैं, ये प्रॉब्लम क्या होती है? पहली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज थी वो रिलेटिवली रिच थी, पावरफुल थी एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग। दूसरा क्या होता है कि अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस वाज द रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हु गेट द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अब क्या होता है, जो डच स्पीकिंग होती है ना, उनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका भी होता है, उनको भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इन पहले फ्रेंच स्पीकिंग को हो जाता था, फिर उसके बाद डच स्पीकिंग को हुआ करता था। तो वो लोग इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये जो देखा जाता है कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स क्या है, रिच है, पावरफुल है, तो आप उनको फैसिलिटीज़ पहले दे रहे हैं, बाद में हमको दे रहे हैं, इक्वलिटी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनके बाद हमें क्या मिलता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन उनके बाद मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है? टेंशन क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि दिस टू बी टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960। अब क्या होगा? ये टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्या होता है? टेंशन बढ़ना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, टेंशन बढ़ना कब स्टार्ट हो जाता है? ये 1950s के टाइम में और 1960s के टाइम में क्या हो जाता है? टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है द टेंशन बिटवीन द कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रसल प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम डच स्पीकिंग पीपल्स कंसिस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल। ये देखा गया। तो हम ये देखते हैं कि कैपिटल की बात करते हैं तो वहां पर डच स्पीकिंग क्या थी? माइनॉरिटी में थी, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। तो माइनॉरिटी में थी, तो उसमें ये देखा गया कि अब प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लगी, ठीक है। तो फिर से मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ इस टॉपिक को, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी।
प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज थी वो पावरफुल थी और रिच थी, जिसकी वजह से जो उनको एजुकेशन है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पहले ही मिलता था एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग, जिसकी वजह से डच स्पीकिंग जो लैंग्वेज थी उसको रजिस्ट्रेट करती, वो विरोध करती हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दैट इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। और उसके लिए वो क्या काम करते हैं, वो उसके अगेंस्ट बोलते भी हैं। अब जब ऐसी प्रॉब्लम वहां पे बढ़ने लगती है तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1950s एंड 1960s वहां पे क्या होता है, टेंशन और भी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में डच स्पीकिंग पीपल्स क्या थी, जो थी बहुत ही मतलब कि देखा जाता है कि पॉपुलेशन उनकी भी ज्यादा नहीं थी, मतलब कि अब ये कैपिटल में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो कंट्री में प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अब ये देखा गया कि कंट्री में भी प्रॉब्लम, कैपिटल में भी प्रॉब्लम होने लगी। तो ये था। अब इस प्रॉब्लम को भाई क्या किया जाएगा, सही किया जाएगा। तो अब जब ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को वहां पे फॉलो करने लगे, ऐसा काम करने लगे, तो इन सब चीज को सही करने के लिए वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है 1970 से लेकर के 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट किया जाता है। कितनी बार? 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हर एक कंट्री का होता है। क्या होता है? वो हर एक कंट्री का होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमको क्या प्रोवाइड कराता है, वो सेट ऑफ रूल प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? सेट ऑफ रूल्स प्लस रेगुलेशंस प्रोवाइड कराता है। सॉरी, रेगुलेशंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया भाई, वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड कराया। अब यहीं पे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किया जाता है, अमेंड किया जाता है। क्या किया जाता है? अमेंड किया जाता है। अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब मैं बता दे रहा हूं। अमेंडमेंट का मतलब यह होता है कि जो भी प्रोविजन, जो भी सेट ऑफ रूल कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन किए गए हैं उस रूल्स में चेंजेस करना, मतलब कि कुछ रूल बदल देना, ठीक है। अगर हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, अगर हम उसमें रूल्स कोई चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है। कि जो भी प्रोविजन वहां पे लिखे हैं उसमें चेंजेस कर देना। चेंजेस का मतलब ये हो गया कि उसमें से कुछ चीज को या हम डिलीट कर देंगे या हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, जो कि सही नहीं है उसको हम डिलीट कर देंगे, या हम क्या कर देंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो जिसकी वजह से ये देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है। तो अमेंडमेंट क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पे 1970 से लेकर के 1993 के बीच में 4 टाइम्स वहां पे क्या किया जाता है, अमेंड किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन कहने का सेंस क्या है कि जो सेट ऑफ रूल प्रोवाइड कराता है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, कि वहां पे कंट्री कैसे चलेगी, कैसे काम होगा, ये सब प्रोवाइड कराने काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस करता है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं, तो उसको अमेंड किया जाता है। क्या किया जाता है, अमेंड किया जाता है। अमेंड करने मतलब है चेंज किया जाता है, उसके कुछ प्रोविजंस को चेंज करने का मतलब ये है कि उसमें से जो भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट्स थे उनको डिलीट किया गया, और जो इक्वलिटी को प्रमोट करने वाले पॉइंट्स थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस अरेंजमेंट को ऐसे डेवलप्ड किया गया, ऐसे बनाया गया कि जिसको बेल्जियन मॉडल के नाम से जानते हैं। बेल्जियन मतलब कि जो बेल्जियम थी वहां पे स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए गए कि जिसकी वजह से इसको बेल्जियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब उसमें क्या क्या काम किया गया, काम क्या क्या किया गया, काम यह किया गया कि मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन डिवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या किया, पावर को शेयर किया गया। क्या है, हम यहाँ पे पावर शेयरिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और इसमें हम ये देखेंगे कि पावर को कैसे शेयर किया गया। तो जब वहां पे टेंशंस क्रिएट होने लगती है 1950s के टाइम से लेकर के 1960s के टाइम में, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में भी शेयर की जाती है। तो ये क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग कहलाता है। और यही तो हमें चैप्टर बता रहा है, ठीक है, कि पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। कैसे शेयर किया जाता है कि इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पे बता दे रहा हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उससे पावर को लेकर के
स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या की जाएगी, शेयर की जाएगी। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर शेयर किसके पास की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास की जाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके लिए काम सही है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये भी बताया गया अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसमें ये भी पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का सेंस ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट यहां पे बनेगी वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी। कहने का सेंस क्या है, जैसे हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम ये देखते हैं कि इंडिया में कोई भी स्ट्रक्चर्स फॉलो किया जाता है, एक सेंट्रल होता है उसको हम यूनियन भी बोल देते हैं, वो क्या बोलते हैं, और स्टेट होता है। तो स्टेट कुछ भी करने से पहले यूनियन गवर्नमेंट से क्या लेती है, परमिशन लेती है, तो सबऑर्डिनेट हो गई ना भाई। लेकिन वहां पे बेल्जियम में क्या कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी। ये बात वहां पे की गई, कहां पे की गई, बेल्जियम में किया गया। ठीक है, तो बेल्जियम में जब ऐसा काम किया जाता है, पहला पॉइंट तो ये किया गया। ठीक है, ये क्या किया गया, पहला काम किया गया, कैसे किया गया, थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। दूसरा काम क्या किया गया, जो ब्रसल्स हैज द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ ऑफ द कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वहां पे क्या किया गया, सेपरेट गवर्नमेंट किया गया, अलग अलग गवर्नमेंट की गई, और वो क्या किया गया, जो भी वहां पे गवर्नमेंट होगी उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है भाई, कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स वहां पे होंगे, कि जितने भी डच स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग पीपल्स हैं, उनके जितने भी पीपल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, और जितने फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं उनका भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी इक्वल ही होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि डच स्पीकिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रेंच स्पीकिंग, या फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग। तो इन सब चीज को सही करने के लिए क्या किया गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जैसे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया। और यह भी बताया गया कि द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज द एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब यह देखा गया कि अब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स और डच स्पीकिंग पीपल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये दूसरा पॉइंट था, क्या है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा क्या काम किया जाता है, तीसरा काम ये किया जाता है, तीसरा काम ये किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ एक नई फॉर्म की जो गवर्नमेंट थी वो वहां पे लाया जाता है, थर्ड काइंड गवर्नमेंट यू कैन से जस्ट लाइक दैट। तो एक हो गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको अपने कम्युनिटी, जैसे डच स्पीकिंग एक कम्युनिटी थी, एक फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, कह रहा है कि दिस द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग्स टू वन लैंग्वेज कम्युनिटीज। ठीक है, मतलब कि जो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी और वो जो गवर्नमेंट बनेगी वो अपनी कम्युनिटी से जो लोग होंगे उनसे इलेक्ट होकर के बनेगी। सपोज दैट एग्जांपल देता हूं, ये डच स्पीकिंग पीपल्स हैं, डच स्पीकिंग पीपल्स अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो वहां पे अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए लोगों को ही तो बनाएंगे, क्योंकि भाई जो भी उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी यही पीपल सॉल्व कर सकते हैं। तो वो अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट को बना सकते हैं, और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट बनाएगा उसी को हम बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कह रहा हूं, बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया गया, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद वहां पे जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होती है उस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को और भी इनहेंस किया गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो होने वाली प्रॉब्लम रहती है, कहां पे, बेल्जियम में रहती है, जो होने वाली प्रॉब्लम रहती है उस होने वाली प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सही किया जाता है। तो जब सही यहां बोला गया है, जैसे तो इसको मैं थोड़ा समअप करवा दूंगा। पहले वाले में क्या किया गया भैया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, और स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होगी, किसके नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सबऑर्डिनेट नहीं होगी। ये की पॉइंट्स है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पे किया गया कि भैया डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग जो
पीपल्स हैं, कम्युनिटीज हैं, वो क्या कर सकते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तीसरा काम क्या किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट की गई। तो समझ में आया कि नहीं आया कि वहां पे कैसे स्ट्रक्चर्स को बनाया गया और कैसे स्ट्रक्चर्स को बना करके और ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जिसकी वजह से जो हो रही उनके बिटवीन जो उनके बीच में हो रही टेंशन है उनको क्या किया गया, सॉल्व किया गया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। तो एक चीज इसमें जो क्रक्स निकल कर आता है वो ये बताने का काम करता है कि यहां की अगर हम बात करते हैं तो ये बताता है कि पावर को कैसे शेयर किया गया, कि पावर को हम ऐसे शेयर करते हैं कि जो होने वाली प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हम इस चैप्टर में तो पढ़ रहे हैं कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर हम गवर्नमेंट को अच्छा चलाना चाहते हैं एक डेमोक्रेसी फीचर से, अगर कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहां पे क्या किया जाता है, प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए पावर को इक्वल मैनर में शेयर किया जाता है। और इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं बेल्जियन मॉडल से। ठीक है, तो हमने ये देखा कि वहां पे क्या बन जाती है, एक बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पे बताए दे रहा हूं, एक बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक बनती है स्टेट गवर्नमेंट, और एक क्या बनती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बनती है, क्या बनती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्या बनती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो तीन प्रकार की गवर्नमेंट आप याद रखेंगे कि ये बेल्जियन मॉडल में बनती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर पे आपको मिल जाएगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसमें सभी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स होंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहां पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्या होता है, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट क्या है कि जब वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स को फॉलो कराया जाता है, कहां पे, बेल्जियम में। तो बेल्जियम में जब ऐसे स्ट्रक्चर्स को फॉलो कराया जाता है तो ये देखा जाता है कि ऐसी जो गवर्नमेंट वहां पे बनती है, तो बनने के बाद जो बेल्जियम को होता है, बेल्जियम को यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, जो यूरोपीय यूनियन है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दे रहा हूं, हाँ, जो यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, यूरोपीय यूनियन को क्या बना दिया जाता है, यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। अब भैया क्वेश्चन आ रहा है कि सर यूरोपीय यूनियन क्या है। तो अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है यूरोपीय यूनियन। तो ग्रुप ऑफ जो यूरोप कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं, मतलब कंट्री हैं, एक साथ मिलकर के ग्रुप ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, कि एक साथ मिलकर के क्या करेंगी, ग्रुप ऑर्गेनाइज करती हैं, और ग्रुप ऑर्गेनाइज करने के बाद वो ये देखती हैं कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर ले। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक, हाँ, तो फिर से बताता हूँ। तो यूरोपीय यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय यूनियन क्या बनाई गई, कि यूरोपीय यूनियन एक ग्रुप होती है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं वो एक साथ मिल करके, मिलने के बाद क्या करती हैं, अपने से जुड़े हुए इकोनॉमिक के लिए, पॉलिटी के लिए, जो भी उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है उसको सही करने के लिए वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाती हैं। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं, कितने हैं मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स है स्टेट, मतलब कि 27 इसमें क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसकी अगर हम बात करते हैं तो 27 यहाँ पे स्टेट्स है। स्टेट्स कहने का मतलब है कंट्री इसमें जुड़ी हुई हैं। और ये इनका काम क्या होता है कि इनके काम की बात करते हैं, इनका काम जो होता है वो अपनी जो यूनियन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाए, कैसे काम किया जाए, इसको देखने का काम करती है। और इसी यूरोपीय यूनियन को ब्रसल, जो ब्रसल है वहां क्या बनाया गया, उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। क्या बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया। यूरोपियन पार्लियामेंट की इमेज है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन की जो है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये देखते हैं कि बेल्जियम में पावर को इतने अच्छे से शेयर किया गया, इतने अच्छे से वहां पे फ्लरिश किया गया कि उसको यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, क्योंकि भाई आप देखते हैं कि हेडक्वार्टर वहीं पे बनते हैं जहां पे भाई देखा जाता है कि हाँ ये जो एरिया है बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई इशूज राइज नहीं हो रहे हैं। तो वहां पे क्या बना दिया गया, हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो यहाँ पे
पॉइंट जो नोट करने वाला है, ये देखा गया कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो टेंशन डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के बीच में क्रिएट हो रही थी, उस प्रॉब्लम्स को क्या किया गया, थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको सही किया गया, और सही करके एक बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को वहां पे लाया गया। और लाने में ये देखा गया कि इससे क्या हो जाती है, वहां की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये क्या होती है, ब्रसल्स की, ये ब्रसल्स की स्टोरी होती है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो वहां पे किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है भाई, अब अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो ये देखा गया कि बेल्जियम में पावर को इतने अच्छे से शेयर किया गया, शेयर करने के बाद क्या किया गया कि अब जो भी प्रॉब्लम होगी अब उसको सभी लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो पावर क्या किया गया, सबको शेयर किया गया। तो वहां पे जो होने वाली टेंशन थी उसको कहीं ना कहीं क्या किया गया, सही किया गया। अब हम नाउ अदर हैंड अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, ठीक है, एज आई टोल्ड यू आपके चैप्टर में दो स्टोरी मेंशन की गई है, बेल्जियम की मेंशन की गई है, एक श्रीलंका की मेंशन की गई है। तो बेल्जियम की स्टोरी मैंने आपको बता दिया कि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी, टेंशन कैसे बढ़ती है, उस प्रॉब्लम को सही कैसे किया जाता है, सही करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है कब किया जाता है, और अमेंड करने के बाद क्या क्या की प्रोविजंस उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका कहने का मतलब क्या है कि श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में भी पावर अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। और एक चीज और, हाँ, ये जो श्रीलंका और बेल्जियम की मैं स्टोरी बता रहा हूं ये रियलिटी रियल स्टोरी है, ये नहीं सोचेंगे आप कि इमेजिनरी स्टोरी है जैसे दादी नानी सुनाया करती थी, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो इससे आप लोग इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये रियल स्टोरी है। अब हम बात किस चीज की करेंगे, अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या होता है, अब श्रीलंका तो आप लोग जानते ही हैं, भले कोई बच्चा ये ना जानता हो कि कर्नाटका कहाँ है, ये ना जानता हो उड़ीसा कहाँ है, ये ना जानता हो आंध्र प्रदेश कहाँ है, लेकिन हर एक बच्चा ये जानता है कि श्रीलंका कहाँ है। क्यों जानता है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया के नीचे अगर जाएंगे तो एक छोटी सी कंट्री है जो मतलब कि छोटा सा नीचे लटका हुआ है, वो बताने का काम करता है कि भैया श्रीलंका है, ठीक है। मैंने ऑफलाइन बैचेस में जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वहां पूछता हूं बच्चों से, तो बच्चे और कुछ नहीं बताते लेकिन श्रीलंका को बता देते हैं। मैप में दिखाता तो वो कहते हैं कि हाँ वो देखिए यहाँ पे श्रीलंका है। तो ये क्या शो कराता है, ये बताने का काम करता है कि श्रीलंका को तो सभी लोग खैर जानते ही हैं। अब देखा गया अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका क्या है, तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ये आइसलैंड नेशन होता है जिसकी क्या होती है, आइसलैंड क्या होता है भाई कि अगर जो फोर साइड पानियों से घिरा हुआ होता है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका एक क्या है, आइसलैंड है। तो यहाँ पे एक जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के कुछ ही एरिया से अगर हम जाते हैं सदर्न पार्ट में तो वहां पे हमको क्या मिल जाता है, श्रीलंका मिल जाता है। तो श्रीलंका क्या है, इट अबाउट 2 करोड़ पीपल्स, अबाउट 2 करोड़ पीपल, मतलब वहां की जो पॉपुलेशन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ होती है, ठीक है। 2 करोड़ होती है, कितनी होती है, जैसे हरियाणा की पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन हरियाणा की होती है उतनी ही पॉपुलेशन किसकी है, श्रीलंका की है। तो यहां पे ये देखते हैं कि जब श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी थी, सॉरी बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़ थी, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा बोला गया। अब यहां पे ये कहा गया कि अबाउट द सेम एज अ हरियाणा, तो मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ थी, उतनी ही पॉपुलेशन कितनी किसकी थी, उतनी ही पॉपुलेशन श्रीलंका की थी, ठीक है। तो श्रीलंका की बात करते हैं तो ये साउथ एशिया रीजन में आता है। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की वहां पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यही डाइवर्सिटी को लेकर के, इसी डाइवर्सिटी को समझते हुए चलिए हम बात करते हैं वहां की एथनिक कम्युनिटीज को। किसकी बात करते हैं, एथनिक कम्युनिटीज को। कि अगर हम बात करते हैं एथनिक कम्युनिटीज वहां पे श्रीलंका में कैसे रहती थी, तो चलिए बात करते हैं। इस मैप के थ्रू आप समझ पाते हैं कि कौन व्यक्ति, कौन सी कम्युनिटी कहां पे एग्जिस्ट करती थी। अगर हम बात करते हैं वहां पे कम्युनिटीज, तो वहां पे 74% क्या रहते थे, बुद्धिस्ट रहते थे। जो लैंग्वेज क्या बोलते थे, सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते थे। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज है,
क्या है, एक प्रकार की ये लैंग्वेज है। सिन्हालीज रहते थे, वो 74% बुद्धिस्ट थे जो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, वही अगर बात करते हैं और इसमें 7% अगर बात करते हैं जो क्रिश्चियन लोग थे। 7% कौन थे, क्रिश्चियन लोग थे जो तमिल भी बोला करते थे लैंग्वेज में, और लैंग्वेज में सिन्हालीज भी बोला करते थे। ठीक है, और 1% क्या होते थे, मुस्लिम पीपल्स हुआ करते थे। 1% कौन थे, मुस्लिम थे। अब तमिज की बात करते हैं। तमिज भी 2 टाइप्स के होते थे, कि अगर मैं कहाँ लिख कर बता दूं, यहां पे बताता हूं कि अगर हम तमिज की बात करते हैं तो तमिज भी 2 टाइप्स के होते थे। एक होते थे इंडियन तमिज, इंडियन तमिल, एक होते थे इंडियन तमिल्स, और दूसरे कौन होते थे, नेटिव तमिल्स, नेटिव तमिल। अब इंडियन तमिल्स और नेटिव तमिल्स में अंतर क्या होता है। अगर हम इंडियन तमिल्स की बात करते हैं तो इंडियन तमिल्स वो पीपल्स थे जो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, यहाँ पे क्या किया गया कि जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहा करते थे, तो ब्रिटिशर्स प्लांटेशन वर्क के लिए उन लोगों को तमिलनाडु से लेकर के श्रीलंका में लेकर के आते थे, और एक बाउंडेड लेबर की तरह, इंटेंशन लेबर की तरह यहाँ पे लेकर के आते थे, और उनसे वहाँ पे काम करवाया जाता था। तो वहाँ के जो तमिल्स के पीपल्स थे यहाँ पे आते थे, भाई रोजगार मिला, यहाँ पे काम मिला, तो यहीं पे वो क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। तो उन पीपल्स को बोला गया इंडियन तमिल। तो इंडियन तमिल किनको बोला गया, कि जो व्यक्ति, जो पीपल्स दूसरे मतलब कि तमिलनाडु वाले एरिया में रहते थे, वो कॉलोनियल पीरियड के टाइम श्रीलंका में आए, और श्रीलंका में आने के बाद वहीं पे वो रह गए, तो उनको क्या बोला गया, इंडियन तमिल बोला गया। क्या बोला गया, इंडियन तमिल बोला गया। और दूसरे क्या होते हैं, नेटिव तमिल होते हैं। नेटिव मतलब कि जो वहां से पहले से ही रह रहे हैं, जो वहां से पहले, वो वहां पे पहले से ही रह रहे हैं, उनको क्या बोला गया, नेटिव तमिल्स बोला गया। तो हमने ये देखा कि अगर हम बात करते तमिल्स की, तो 2 टाइप्स के तमिल्स वहां पे रहते थे। एक रहते थे इंडियन तमिल्स और एक रहते थे नेटिव तमिल्स। ठीक है, तो अब ये देखा गया कि भाई जो लैंग्वेज बोली जाती थी, तो सबसे ज्यादा किसकी बोली जाती थी, सिन्हालीज की। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो वहां की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट किसके वेलफेयर की बात करती है, वो गवर्नमेंट बात करती है सिन्हालीज पीपल्स के वेलफेयर की बात करती है। और जो भी पॉलिसीज बनाती है, जो भी वर्क करती है, वो किसके लिए करती है, वो सिन्हालीज पीपल्स के लिए ही करती है। तो हमने ये देखा कि अगर हम बात करते एथनिक कम्युनिटीज की जो श्रीलंका में एग्जिस्ट करती थी, वहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हो जाता है। तो वहां की जो गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट केवल और केवल फेवर किसका करने लगती है, सिन्हालीज का करने लगती है। अब वहां का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, वहां पे प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सिविल वॉर जैसी टेंडेंसी आ जाती है, लोगों में इतनी ज्यादा क्योस मच जाता है, प्रॉब्लम मच जाता है, कि जिसकी वजह से जो वहां का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, वो श्रीलंका का खराब हो जाता है। वहां पे पावर को शेयर नहीं किया जाता। तो उसका जो देखा जाता है कि जो वहां की चलाने गवर्नमेंट जो वहां पे होती है, वो गवर्नमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं, आगे हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या बढ़ गई, क्या काम किए जाते हैं, क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है, और यह भी पढ़ेंगे कि इस पॉलिसी को ठीक करने की उस वहाँ की जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, उसने सही किया कि नहीं किया, अगर किया तो क्या किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये सब हम डिस्कशन इसमें करेंगे। तो आज यहीं तक रुकते हैं, यहीं पे इसका जो पार्ट 2 है वो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। और एक बात और, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करें। और इस पीडीएफ में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एक लिख दिया है, शॉर्ट वाला, लॉन्ग वाला, ठीक है, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे श्रीलंका नहीं, बेल्जियम तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप उसको सॉल्व कर ले तो सॉल्व कर ले, अदरवाइज मैं जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एक सेशन लूंगा, और उस सेशन में आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। सो आपको समझ में आया होगा। कि अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्यार दे इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।